नमस्कार बच्चों। नागमती विरह वर्णन हमने पूरा किया। आपने नागमती विरह वर्णन पढ़ा। हम नागमती विरह वर्णन के कुछ प्रश्नों पर भी विचार करना चाहेंगे। जैसे नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है और रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा था कि नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में विप्रलंभ का अत्यंत उत्कृष्ट निरूपण है। इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। उनके विरह वर्णन का वैशिष्ट्य उनके लोकानुभव और उनकी जीवन दृष्टि के कारण है। उनके लोकानुभव उस सामान्य जनता के हृदय से संबद्ध हैं जो हर युग में संस्कृति का निर्माण एवं विकास करने वाली रही है। नागमती के विरह वर्णन की विशेषता उनकी सांस्कृतिकता में है। वह अपने विरह में एक ऐसी संस्कृति का संकेत करती है जो राजसी संस्कृति न होकर या वैभव ऐश्वर्यवान संस्कृति न होकर सामान्य वर्ग या आम जनता की संस्कृति है। आचार्य शुक्ल ने इसकी कई स्थलों पर प्रशंसा भी की है। सूफी संत अपनी आध्यात्मिक साधना में ईश्वर के वियोग की अनुभूति करते थे। इसीलिए उनकी विचारधारा से संबद्ध सूफी काव्यों में विरहानुभूति के चित्र इतने मर्मस्पर्शी बन गए हैं। जैसे जायसी भी कहते हैं कि मोहम्मद कवि जो विरह भा न तन रकत न गासू, जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनी तेही आए हूँ आंसू। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के विरह वर्णन के बारे में लिखा है। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्यंत अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है। उसमें गांभीर्य बना हुआ है ना। कहीं पर आपने देखा होगा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन कहीं भी उसमें वह मजाक की हद तक नहीं पहुंचा है। एक गंभीरता बनी है। पाठक भी उस अतिशयोक्ति से मतलब ऊबता नहीं है, बल्कि उसमें वो गंभीरता को पढ़ लेता है। इनकी अत्युक्तियाँ जो हैं बात की करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की अत्यंत तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होते हैं। उनके अंतर्गत जिन पदार्थों का उल्लेख होता है वे हृदयस्थ ताप की अनुभूति का आभास देने वाले होते हैं। जो शब्द भी प्रयोग करते हैं ऐसा लगता है वो हृदय की पीड़ा को बखान कर रहे हैं। बाहर से ताप की मात्रा नापने वाले मानदंड मात्र वह नहीं हैं। जाड़े के दिनों में भी पड़ोसियों तक पहुँच उन्हें बेचैन करने वाले, शरीर पर रखे हुए कंबल के पत्तों को भूनकर पापड़ बना डालने वाले, बोतल का गुलाब जल सूखा डालने वाले, ताप से कम ताप जायसी का नहीं है, पर उन्होंने उसके वेदनात्मक और दृश्य अंश पर जितनी दृष्टि रखी है उतनी उसकी बाहरी नाप जोग पर नहीं, जो प्रायः ऊहात्मक रहा करती है। कवि का कहना यहाँ पर यह है कि जैसा विरह वर्णन में अन्य कवियों ने वर्णन किया है वह वर्णन उनके नागमती विरह में नहीं है, बल्कि जिस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है वह विरह वर्णन बहुत ही अच्छा है और उस मतलब इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि वह हास्य का पात्र बन जाए। उससे उनके विरह वर्णन में हृदय की पीड़ा साफ साफ दिखाई देती है। देखिए कि जायसी ने जो अपनी विरह भावना को नागमती की पीड़ा में पूर्णतः समाविष्ट कर दिया है। कवि का वेदना विभूत हृदय इस भारतीय रमणी के आंसुओं में डूबकर खो गया है। जीवन की इस उपेक्षित और वेदनामयी दशा में नागमती एक रानी के धरातल से उतरकर साधारण प्रेमाकुला रमणी बनकर वन के पशु पक्षियों को अपनी पीड़ा का वर्णन करती है। जैसे तुलसी के राम खगों और मृगों से मृग नयनी सीता की जानकारी मांगते फिर रहे थे, वैसे ही नागमती भी वन में भटकती हुई खगों से कहती है कि वे उसके प्रिय को कहीं से खोज ले आएं। रामचंद्र शुक्ल ने नागमती की इस विरह दशा का वर्णन करते हुए लिखा है, वह पुण्य दशा धन्य है
जिससे ये सब अपने सगे से लगने लगती है और वह जान पड़ने लगता है कि इन्हें दुख सुनाने से इनका जी हल्का होगा, है ना। कहते हैं कि वो नागमती की वह दशा धन्य है जिसमें वो सब कुछ अपना पराया भूल जाती है, उसका सब अपने लगने लगते हैं। वे खग मृग और वन सब उसको अपने लगने लगते हैं। वह अपनी पीड़ा को सुना रही है। दुख उसे लगता है जैसे यह पीड़ा को सुनाने से उसका दुख जो है वह हल्का हो जाएगा। सब जीवों को शिरोमणि मनुष्य और मनुष्यों का राजा अधीश्वर, उसकी पटरानी जो कभी कभी बड़े बड़े राजाओं और सरदारों की बातों की ओर ध्यान भी न देती थी, वह पक्षियों से अपने हृदय की वेदना कह रही है, उनके सामने अपना हृदय खोल रही है। जायसी के इस वियोग वर्णन की यह विशेषता है कि पुरखा और श्री राम को तो वन्य पशुओं और खगों ने कोई उत्तर नहीं दिया था, पर नागमती के विरह का दुख निवेदन का प्रभाव वन्य जीवों पर भी हुआ। फलतः एक पक्षी ने उसकी विरह स्थिति से द्रवित होकर पूछा, फिर रोई न कोई डोला, आधी रात विहंगम बोला, तै फिर दाधे सब पाखी, के ही दुख रैन न लावसी आँखी। इस पर नागमती उससे उत्तर देती है पक्षी को कि कंत बिछोही भला कैसे सो सकती है ना, का सोई जो कंत बिछोही। अब द्वारका प्रसाद कहते हैं, द्वारका प्रसाद सक्सेना जी कहते हैं, नागमती के विरह निरूपण में जितनी गहनता, आकुलता, मार्मिकता, प्रौढ़ता, प्रांजलता, सजीवता, स्वाभाविकता और सुकुमारता दिखाई देती है, उतनी किसी भी विरह वर्णन में दृष्टिगोचर नहीं होती है। इस कारण नागमती का विरह वर्णन विश्व की अनुपम कृति है और उसकी व्यथा एक विश्व नारी की व्यथा का प्रतिनिधित्व करती है और इसी कारण नागमती की प्रेम वेदना विश्व भर की प्रेम वेदना का साकार रूप बन गई है। नागमती वियोग के क्षणों में जिस जीवन को जीती है और वह उसके व्यवहारिक जीवन को भी बदल देता है। 12 मासा व 60 ऋतुओं के साथ ही नागमती के जीवन का क्रम ही उलट जाता है। प्रकृति उसके विरह में तप्त और संतप्त दिखाई देती है। इसी कारण कवि ने नागमती के लौकिक विरह को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया और उसे विश्वव्यापी विरह की भूमिका प्रदान की है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती उपवनों के पेड़ों के नीचे रात भर रोती फिरती है और इस दशा में पशु पक्षी पेड़ पल्लव जो कुछ सामने आता है उसे वह अपना दुखड़ा सुनाती है। तो इस प्रकार नागमती का जो विरह वर्णन है वह अद्वितीय है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वह नागमती का जो विरह वर्णन है वह हिंदी साहित्य की अद्वितीय है और उसका मुख्य आधार नागमती की असाधारणता को माना है। विरह में नागमती के चित्त का विस्तार हो जाता है, उसके भीतर से स्वार्थ भावना निकल जाती है और वह अपना रानीपन भूलकर एक साधारण रानी के रूप में, से हम नारी कह सकते हैं, नारी के रूप में हमारे सामने आती है। और इसमें रामचंद्र जी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जायसी ने जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में पशुओं से सहानुभूति प्राप्त करने की संभावना की है, उसी प्रकार पक्षियों के हृदय में सहानुभूति के संचार को भी उन्होंने सामान्य हृदयत्व की दृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। राम के प्रश्न का खग मृग और मधुकर कुछ जवाब नहीं देते हैं। राजा पुरुरवा कोकिल हंस इत्यादि को पुकारता ही फिरता है पर कोई सहानुभूति प्रकट नहीं करता और पर नागमती की दशा पर पक्षी को दया जाती है। वह उसके दुख का कारण पूछता है तो नागमती उस पक्षी से कहती है, चारिउ चक्र उजार भये कोई न संदेशा टेक, कहों विरह दुख आपने बैठ सुनहु दंड एक।
और इस पर पक्षी संदेशा ले जाने को तैयार भी हो जाता है। जायसी ने अपने विरह वर्णन में खूब अत्युक्तियाँ की हैं, है ना, किंतु उनमें संवेदना का तिरोहरण नहीं हुआ। अत्युक्तियाँ अतिशयोक्ति पूर्ण अलंकारों का बहुत प्रयोग किया है और उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बात को कहा है, लेकिन कहीं भी वह हास्यात्मक नहीं लगता है। तो उसमें उनकी जो संवेदना है उसका तिरोहरण कहीं नहीं हुआ है। वे चमत्कार प्रदर्शन के रूप में भी सामने नहीं लाई गई हैं। यही कारण है कि जायसी ने अपने विरह के आधिक्य की अभिव्यक्ति ज़्यादातर स्थलों पर अतिशयोक्ति अलंकार की शैली में न करके उत्प्रेक्षा अलंकार की शैली में किया है। तो जैसे जाने हो आंगन के उठही पहारा, वो सब लागो हो अब अंगारा। दूसरा उदाहरण देखिए, जरत बजागिनी अरु प्यू का छाहा, आई बुझाओ अंगारा हूँ माहा, लागी हूँ जरे जरे जस भारू, फिरी फिरी भूंजे हूँ तजी हूँ न बारू। इन पंक्तियों में वियोगी के हृदय की विह्वलता का सजीव और अनुभूतिपरक चित्रण किया गया है। प्रेम दशा की यही स्थिति होती है जब हृदय तंत्र जो है वह इस दशा को, करुणामय दशा को छोड़ना नहीं चाहता। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यहाँ हम कवि की वेदना के स्वरूप विश्लेषण में प्रवृत्त पाते हैं, ताप की मात्रा नापने में नहीं, है ना। जो पंक्तियाँ ऊपर बताई हैं उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि कवि ने किन पंक्तियों का उदाहरण दिया है, किस प्रकार का उदाहरण दिया है। तो जैसे अग्नि के पहाड़ है, हम उसको नहीं, बल्कि हम इस समय नागमती की विरह दशा को महसूस करने लगते हैं, है ना। कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, मात्रा की नाप तो बाहर से भी हो सकती है, पर प्रेम वेदना के अभ्यंतर स्वरूप की पहचान प्रेम वेदनापूर्ण हृदय में ही हो सकती है। जायसी का हृदय ऐसा ही था। तो जो भी अत्युक्तिपूर्ण वर्णन है वह कहीं भी अत्युक्तिपूर्ण नहीं लगा है, बल्कि उसमें विरह वेदना की अधिकता को पाठक स्वीकार करता है। जायसी की विरह ताप को दर्शाने के लिए जितनी भी अत्युक्तियाँ मिलती हैं वे सब उस ताप की व्यापकता के प्रसार के लिए होती हैं, क्योंकि उस ताप का संबंध किसी संकुचित या संकीर्ण भावना से नहीं है। वह ताप तो जीवन मूल्य परक है और मनुष्य जीवन को सुंदरता प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए उसकी व्यापकता दिखलाना स्वाभाविक लगता है। नागमती को भोग विलास की आकांक्षा नहीं है, वह भोग के लिए प्रिय का संयोग नहीं चाहती है, वह तो जीवनानुराग और सौंदर्य के लिए अपने प्रिय पर आसक्ति रखती है। कवि देखिए किस प्रकार से इन शब्दों को कहता है। वह विरह ताप की व्यापकता को कितने अच्छे रूप में दिखलाता है। जस पर जरा विरह कर गठा, मेघ साम भये घूम जो उठा, दाड़ा राहु केतु का दाघा, सूरज जरा चांद जरी आधा, ओ सब नखद तराई जरही, टूटही लूक धरती महत परही, जरही जो धरती ठावं दह की पलास जर तेहि आऊँ। इन चौपाइयों में वस्तु व्यंजनात्मक शैली में विरह ताप की मात्रा का आधिक्य सूचित किया गया है। आचार्य शुक्ल जी ने भी हृदयहति जी और इसको हृदयहति जी की पद्धति कहकर इसकी प्रशंसा की है। तो नागमती की विरह व्यथित हृदय का भाव सारी सृष्टि में इसी रूप में दिखलाई पड़ता है। कुह की जस कोयल रोई, रकत आंस गुगुंची बनसबोई, जह जह ठाड़ी हो बनवासी, तह तह होई गुगुंची की राशि, बूंद बूंद मह जाना हो जो, गुंजा गूंज करे पियू पियू, तही दुख भई परास निपाते, लोही बूढ़ी उठा होई राते, राते बिंब भीजते ही लोहूं, परवर पाक फाट हिय गेहूं। अब देखिए जायसी के पद्मावत में जो विरह की प्रेम की विशुद्धता दिखाई देती है। पद्मावत के विरह वर्णनों में खासकर नागमती के प्रेम वर्णन में विरह की विशुद्धता पाई जाती है। यह प्रेम स्वार्थपरक न होकर मुख्यपरक है।
इसमें अहंकार और भोग विलास की कहीं भी लालसा नहीं है। इसका जो प्रेम है वह स्वार्थपरक नहीं बल्कि मूल्यपरक है ना। इसमें अहंकार और भोग विलास की लालसा कहीं भी नहीं है, इसीलिए उसका स्वरूप अत्यंत मर्मस्पर्शी हो गया है। जैसे नागमती ने पद्मावती से कहने के लिए संदेश दिया था, वह कितना ही मार्मिक है। देखिए आप, पद्मावती सो कहे हूँ विहंगम, विहंगम है ना चिड़िया, वो चिड़िया से कह रही है पद्मावती संदेश कहना, कंत लुभाई रही रही करि संगम, तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कह दिए दुंद दुख पूरा, हमहु विसाही संग ओह पीऊँ, आपहु पाई जानू पर जीऊँ, मोहि भोग सो काज न बारी, सोह दृष्टि के चाहनहारी, है ना। इस प्रकार से बड़ा ही मार्मिक जो है वो कथन अपने पद्मावती के संदेश में भेजती है। अब यहाँ देखते हैं कि हम जायसी के जो विरह वर्णन उसमें कितनी गंभीरता है, उसमें बहुत ही गंभीरता के भाव हैं। रीतिकालीन कवियों का विरह वर्णन हास्यास्पद हो गया है ना। रीतिकाल भी आपने पढ़ा था, उसमें जो विरह वर्णन था वो बहुत ही हास्यास्पद था, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन था। वह अतिशयोक्तिपूर्ण पाठक भी स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन हम जायसी का विरह वर्णन पढ़ते हैं, इसमें कहीं भी हास्यास्पद कुछ भी हमें नहीं दिखता है, बल्कि हम उसकी विरह वेदना को महसूस करने लगते हैं। जायसी की विरहजन्य जो ग्रस्तता है वह खूब दिखाई गई है, पर उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बात भी खूब कही गई है, पर इसमें गंभीरता समाप्त नहीं हुई है। उनकी नायिकाओं में कृष्णा बिहारी की पेंडुलम जैसी नायिका नहीं है। तुमने पढ़ा होगा, बिहारी की नायिका जैसे हो जाती है विरह में, बिल्कुल पेंडुलम से हो जाती है। तो वहाँ यहाँ पर जायसी की नायिका पेंडुलम नहीं है। जायसी की नायिका के रोम रोम से भी वियोग की व्यथा बोलती है, किंतु उसे सुनकर हृदय पर प्रभाव होता है और मस्तिष्क चमत्कृत नहीं होता है। जैसे वो कहती है, दई कोकिला भई कंत सनेहा, तोला मासु रहा न देहा, रकत न रहा बिरहु तन जरा, रति रति होई नैन है ढरा। तो उसका जो मांस है वो सारा जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब हड्डी हड्डी रह गई हैं। अब देखिए, नागमती विरह वर्णन में कोमलता, मधुरता और साहचर्य की भावना पूरी भरी हुई है। नागमती विरह वर्णन में 12 महीनों में बदलती हुई वेदनात्मक स्थिति का हृदय को द्रवभूत करने वाला वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 12 मासे की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि इस नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत यह प्रसिद्ध 12 मासा है, जिसमें वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य का अत्यंत मर्मस्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल व अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। पर इन कुछ विशेषताओं की ओर ध्यान जाने पर भी इसके सौंदर्य का बहुत बड़ा कुछ अनिवर्चनीय रह जाता है। इस 12 मासे में प्राकृतिक वस्तुओं और क्रियाओं का जो भी दिग्दर्शन कराया गया है वह जायसी के सूक्ष्म निरीक्षण का प्रमाण है। जैसे प्राकृतिक दृश्यों को दिखलाकर मर्मस्पर्शी प्रभाव उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे चढ़ा आषाढ़ गगन तन गाजा, साजा विरह दुर्द दल बाजा, घूम शाम घोरे धन आए, सेत सजा बग पांत दिखाए, खड़ग बीज चमके जहु ओरा, बुंदवान बरसई जहु ओरा। जायसी के काव्य में भावुकता कहीं भी कमी नहीं है। उनके विरह वर्णन की विशेषता है भावुकता। उनके विरह प्रसंगों से पाठक मन ही मन बहुत ही द्रवीभूत हो जाता है और ऐसा लगने लगता है जैसे जीवन पर पड़ रहे कुप्रभावों की काली परत उतर गई। आचार्य शुक्ल ने जितना सही लिखा कि अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। यदि कनक पर्यक, मखमली सेज,
पर्यंक, कनक पर्यंक मतलब कनक जो उसकी सोने का चारपाई है या पलंग है, मखमली सेज, रत्न जटित अलंकार, संगमरमर के महल, खस खाने इत्यादि की बातें होती तो वो जनता के एक बड़े भाग के अनुभव से कुछ दूर ही होती। सभी लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वह महारानी के ऐश्वर्य से, वैभव से बहुत दूर एक सामान्य नारी के रूप में हमारे सामने आती है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर शुक्ल जी ने जायसी को विप्रलंब श्रृंगार का प्रधान कवि बतलाते हुए लिखा कि जो वेदना, जो कोमलता, जो सरलता और जो गंभीरता इनके वचनों में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।